भारत में 5000 ईयर से भारत बैकवर्ड है। ये एंशिएंट कंट्री है, फिर भी बैकवर्ड है। इसलिए ये देश में दो प्रॉब्लम्स है, एक रिलीजन है और एक कास्ट है। और हमारे देश में कास्ट हिंदूस चेंज को आने नहीं देते, परिवर्तन को नहीं आने देते, इसलिए हमारा देश बैकवर्ड है। तो आप ये कास्ट हिंदूस को कैसा चेंज करके आगे ले जाते हैं? देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, और इसमें हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये पहले कास्ट होती क्या है, क्या इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, क्यों बनाई गई। तो देखिए, कास्ट बनाई गई थी प्रोफेशन के बेस पे, क्योंकि जब मानव समुदाय एक साथ रहता है तो हर कोई सेम कार्य नहीं करता, उस कार्य का पूरा विभाजन होता है, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है और सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो कास्ट को बनाया गया था प्रोफेशन के बेस पे, कार्य के बेस पे, जन्म के बेस पे नहीं बनाया गया था। तो जब किसी कास्ट का कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसकी जनरली कोशिश होती है कि उसकी अगली जनरेशन भी वही काम करती रहे और वो लेगेसी जो है आगे बढ़ती चली जाए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो ऐसे में एक परिस्थिति ऐसी आई भारत में, और जैसा आपने ठीक कहा, पिछले 5000 साल में ही भारत का पतन हुआ है। और इसको अगर आप इतिहास के साथ जोड़ के देखें तो महाभारत युद्ध के बाद जो समाज का विघटन हुआ था, उसके बाद से ही ये सारे बीज पड़ते गए, और जो कास्ट जन्म के आधार पे नहीं थी, कर्म के आधार पे थी, वो जन्म के आधार पे ली जाने लगी। तो अगर आज के विषय के रूप में देखेंगे तो आज भी प्रोफेशन सबके एक नहीं है, आज भी एक तरह से अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हैं। ये हो सकता है कि मैं वैश्य वर्ग में या शूद्र वर्ग में या ब्राह्मण वर्ग में जन्म लूँ, लेकिन अगर जो मैं प्रोफेशन चूज़ करूँगा वो मेरी कास्ट बन जाएगी। तो अगर इस तरीके से कास्ट को समझा जाए तो कास्ट बेस्ड ह्यूमन क्लासिफिकेशन सही है, लेकिन अगर जन्म के बेस पे समझा जाए तो बिल्कुल गलत है और डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है। तो इस बात को अगर लॉजिकल तरीके से उन लोगों को समझाई जाए और उच्च चेतना अवस्था से समझाई जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको ये बात समझ में ज़रूर आएगी। हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर कोई चीज़ कोई व्यक्ति आज तक नहीं समझा तो आगे भी नहीं समझ पाएगा। शायद हमने इसका प्रयास नहीं किया। बदलती है दुनिया, बदलने वाला चाहिए, वो चेंज लीडर चाहिए। तो कास्टिज़म भी बदलेगा, और भी जितनी भ्रांतियां हैं धर्म से रिलेटेड, संप्रदाय से रिलेटेड, वो सब भी बदलेगी यदि लोगों की सामूहिक चेतना को बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा प्रयास प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में बिल्कुल रैशनल तरीके से, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल तर्कपूर्ण ढंग से इस बात को किया जा रहा है। और आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखते जाएंगे कि कास्टिज़म का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक भारत पे 5000 साल में रहा, वो इस देश में अगले कुछ ही वर्षों में हट जाएगा। इसका मीनिंग कास्ट सिस्टम इराडिकेशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, क्या होता है कि एक चीज़ होती है इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस के द्वारा हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी हमारे मानसिक और शारीरिक गुण अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात हमारे मनुष्य के जो डिज़ाइन में है वो ये है कि हम सब रीप्रोग्रामेबल हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? जो हमारे चित्त पे संस्कार पड़े हुए हैं उनको बदल के। तो यदि कास्टिज़म के संस्कार पूरे भारतवर्ष पे पड़े हुए हैं, तो अगर भारतवर्ष पे उससे ऊपर की चेतना के अगर संस्कार डाल दिए जाएंगे तो कास्टिसिज्म उसमें से बदल जाएगा। हमारे देश में हज़ारों साल से पेरेंट्स जैसा करते बच्चे वैसे ही रहते। हमारा टेक्नोलॉजी 21वीं सेंचुरी जा रहे, पर हमारे देश में लोग फर्स्ट सेंचुरी में है, कुछ लोग 10th सेंचुरी में है, कुछ लोग 15th सेंचुरी में है। अभी तक उन लोगों का माइंड पूरा पास्ट में है, और ये लोग जीना पास्ट में जीते हैं और सोचते हैं प्रेजेंट में। क्यों ऐसा हो रहा बोले तो पेरेंट्स चेंज नहीं होते, इसलिए कि हमारे हिंदू रिलीजन में
मानवता का कोई स्थान नहीं है। इसलिए 4 वर्णास आया और 800 एंड प्लस कास्ट ग्रुप्स आया। इतने ग्रुप्स को हम यूनाइटी कैसा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल एकदम जायज़ सी बात है कि जिस जगह की, जिस राष्ट्र की सिविलाइजेशन, जिसमें जो लोगों के रहने का समूह है, सभ्यता है, वो बहुत पुरानी है, तो वहाँ ये पूरी संभावना है कि उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा हो। अगर कंपेयर करें पूरे विश्व की सारी सभ्यताओं को, तो भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी है। दूसरे देशों में कई तो ऐसे देश हैं जो अभी कुछ 500 साल पहले या 1000 साल पहले ही जिसमें बसावट हुई है, और बहुत से, लगभग आधे से ज़्यादा, कहिए 80-90% जो सभ्यता है आज की, उनके अगर रूट्स पे आप जाते हैं तो देखेंगे कि 2000 साल से पुराना उसका किसी का भी इतिहास नहीं है। यानी कि वहाँ पे जो कुछ भी प्रारंभ हुआ वो आधुनिक काल के अनुसार प्रारंभ हुआ, खाली स्लेट से, कोरे कागज़ से प्रारंभ हुआ। तो वहाँ पे जो वननेस पाई जाती है, सबसे नीचे के तबके में और सबसे ऊपर के तबके में जो गैप पाया जाता है, वो छोटा पाया जाता है, क्योंकि वो अपने पूरी इतिहास के रास्ते से गुजर के यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो 500-600 साल से पुराना उनका सभ्यता वाला इतिहास नहीं है। और भारत की बात करें तो अभी अभी हमने बात करी कि पिछले 5000 साल में ये सभ्यता का थोड़ा सा विघटन हुआ, उससे पहले बहुत स्थिर अवस्था में और उच्च चेतना अवस्था में चलती थी। तो आज भारत, जो हम बार बार बात कहते हैं, भारत का अर्थ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो देखिए, अनेकता का माना कि एक महत्व है, लेकिन अधिक अनेकता हो जाने से एकात्मता टूट जाती है। इसलिए आवश्यकता है भारत के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी राज्य में रह रहे हों, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, किसी भी सभ्यता से वो अपने इतिहास को लेके आ रहे हों, उन सबको इस अनेकता से एकता की ओर मोड़ा जाए। और अनेकता से एकता की ओर मोड़े जाने का एक ही तरीका है कि उनको परम सत्य के पास लाया जाए। जैसे ही व्यक्ति परम सत्य के पास आने शुरू होते हैं, उनके विचारों में तालमेल, समन्वय और एकात्मता आने लग जाती है। तो भारत का यही इसमें जो इलाज है इस डायग्नोसिस के बाद, कि सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी जो है भाषा के लोगों को एक ऐसा ग्लू, एक ऐसा जोड़ने वाला एक माध्यम बनाया जाए जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को एकात्मता के रूप में देख सकें। और इसी के प्रयास के स्वरूप हमने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लोगों के लिए बनाया, सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका अर्थ है आज की भाषा में, कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में, तार्किक ढंग से, ग्राफिक्स के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको उनके ही अस्तित्व, वजूद के बारे में ऐसे बताया जाए कि उनको जल्दी जल्दी समझ में आए। तो जैसे ही ये होगा तो आप देखेंगे कि भारत एकजुट होके, ये जो 139-140 करोड़ हम लोग हैं, ये हम एक हो जाएंगे। और इसके एक होते ही भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और पूरे विश्व को भी भारत की प्राचीन सभ्यता के द्वारा जो एक ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, एक लेगेसी के रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में, वो सारा पूरे विश्व में भी फैल जाएगा। भारत में हम परम सत्य के बारे में सोचे तो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या बोले तो भारत के लोग सत्य को साधते नहीं और उसको साथ नहीं देते। क्या बोले तो इंडिया में हिपोक्रेसी है ज़्यादा, करने का कुछ है, बोलने का कुछ रहता। इसलिए हमारा रिलीजन में कास्ट वर्ड नहीं है, फिर हिंदू कास्टिज्म को फॉलो करते। वैसे ही हमारे सम्राट अशोक सत्य में वजह थे बोल के एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया। अब हमारा भारत सरकार में भी सत्य में वजह बोल के है। फिर सब लोग सत्य के अपोजिट में है, कोई सच बोलता नहीं और बोले तो उसको परेशान कर देते। और वैसे ही हम परम सत्य के बारे में बताने से पहले लोगों को सत्य के मार्ग में ले गए तो परिवर्तन आ जाता, नहीं तो नहीं आता। फिर भारत के लोग सत्य के मार्ग में चलते नहीं। क्या बोले तो हिपोक्रेसी ऐसा है,
घर घर में हिपोक्रेसी है, पाखंड है, और फ्रेंड्स में भी पाखंडी है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पाखंडी है। इसलिए करप्शन ज़्यादा हो गया। करप्शन ज़्यादा होने से पूरा भारत का समाज ऐसा हो गया, गलत समाज हो गया, धोखा समाज हो गया। ये ऐसे धोखा समाज को हम कैसा परिवर्तन में ले जाना है। बिल्कुल, देखिए आपने जो समस्या का जो एक क्वांटम एक जो इंटेंसिटी बताई, ये बिल्कुल सत्य है कि भारत का काफ़ी पतन हो चुका है। हम अपने आप को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की आध्यात्मिक एक तरह से राजधानी के रूप में मानते हैं, पर सत्य तो ये है सांप निकल चुका है और हम लकीर पीट रहे हैं। हम एक आध्यात्मिक शक्ति थे, हम उस ज्ञान के भंडार थे। पूरे विश्व के जो विद्यार्थी हैं वो भारत में आके उस विद्या को अर्जित करने आते थे, पर ये सब था, अब नहीं है। अब केवल उसकी लकीर रह गई है, अब केवल उसके अवशेष रह गए हैं, अब उसके केवल संस्मरण रह गए हैं और चेतना में वो नहीं है। और ये क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? क्योंकि उसको ठीक करने का जो एक तरह से धार्मिक जिसको मार्ग माना जा रहा है, वो धार्मिक ना होके वो सांप्रदायिक ही रह जाता है। हम भूल जाते हैं कि जो ये जितने भी रिलीजन बने हुए हैं, जितने भी संप्रदाय बने हुए हैं, ये मनुष्य जाति को एक साथ एकजुट रखने के लिए और उन सब के लिए सुख और समृद्धि की ओर ले जाने वाले प्रोसेस हैं, माध्यम है। और इन सब प्रोसेस का एक अंत समय आता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इसको दोबारा से परिष्कृत करना और बदलना ये आवश्यक होता है। लेकिन हमने अपने अराउंड एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। ये ज्ञान ही हमारी जो एक आध्यात्मिक ज्ञान की लेगेसी आ रही है, यही कई जगह पे हमारे लिए बर्डन बन गया है। जबकि वो मनुष्य जातियाँ या कहिए जो सभ्यताएं हैं, जिन्होंने खाली पेज से जो है अपनी सभ्यता को बनाना शुरू किया, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो पहला स्टेप तो ये है, हम पहले इस बात को समझें कि ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर के बारे में शाब्दिक जानकारी रखना या रिलीजियस होना ये आध्यात्मिकता है। और अगर हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आध्यात्मिकता नहीं है। अगर हम रोज़ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते हैं तो आध्यात्मिकता नहीं है, ये नहीं है। हमें समझना है इसका सही मतलब कि आध्यात्मिकता है क्या। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज ये परेशानी घर घर तक, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच चुकी है और एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और हम उसी बड़े बदलाव की ही बात कर रहे हैं, युग परिवर्तन की। चाहते तो हम इस बात को, इस युग परिवर्तन को अमेरिका से शुरू कर सकते थे, क्योंकि जो एकदम फर्टाइल ग्राउंड है, वहाँ के लोग उस अवस्था तक, रैशनल अवस्था तक पहुँच चुके हैं कि उनको ये बात एकदम से समझ में आएगी। पर फिर भी हमने भारत भूमि को इसलिए चुना कि कहीं ना कहीं इसका जो आध्यात्मिक लेगेसी आ रही है वो भारत में आ रही है। तो भारत का केवल अधिकार ही नहीं है, इसका कर्तव्य भी है कि ये विश्व गुरु के स्टेज पे अपने आप को दोबारा से लेके जाए और वहाँ से सारे विश्व के सारे राष्ट्रों को जो आध्यात्मिक चेतना है उस तक पहुँचाए। तो मानता हूँ आज हम लोग बहुत पीछे रह गए आध्यात्मिकता के लेवल पे, लेकिन बहुत तीव्रता से इसको आगे बढ़ाना संभव है। जोत से जोत जलाए रखने की ही केवल प्रक्रिया को तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। हम अब बहुत डिस्कशन हुआ और भी करने का है, इस बीच में ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद हम और बैठ जाएंगे और बात करेंगे। ठीक है। If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.